दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना अधिनियम 1949 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। तो 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया और इसी वर्ष से जो है सबसे पहले मालगुजारी की व्यवस्था आई 1765 ईस्वी से ही। ठीक है, तो किस वर्ष झारखंड में सबसे पहले मालगुजारी की व्यवस्था आई? तो 1765 ईस्वी से ही। नेक्स्ट सवाल कहता है किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में ही रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट है कहता है किस वर्ष झारखंड में पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था? तो 1824 ईस्वी में ही झारखंड में पहली बार रैयतों के अधिकार को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि रैयत का अर्थ क्या है। तो रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल है जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, और इसके बारे में इसका जो वर्णन है ये CNT एक्ट के अध्याय 2 के धारा 6 में इसके बारे में जिक्र किया गया है रैयत के बारे में। ठीक है, तो रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल है जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट कहता है किस वर्ष भुयरी सर्वे को प्रारंभ किया गया था? तो 1862 ईस्वी में ही भुयरी सर्वे को प्रारंभ किया गया था। 1862 ईस्वी में भुयरी सर्वे को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो भुयरी सर्वे को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे बाबू रखालदास हल्दर। कौन थे? बाबू रखालदास हल्दर ने ही भुयरी सर्वे को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट कहता है कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून को लागू किया गया था 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में ही छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1869 में बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में कितने गांव का भुयरी सर्वे किया गया था? तो 2482 गांव का, अर्थात 2482 गांव का भुयरी सर्वे किया गया था। ठीक है, 1869 ईस्वी में बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में कितने गांव का भुयरी सर्वे किया गया था? तो 2482 गांव का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि छोटा नागपुर भूधृतीय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो छोटा नागपुर भूधृतीय जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 1869 ईस्वी में। कब? 1869 में ही छोटा नागपुर भूधृतीय अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि रांची जिले में भूमि पैमाइश और 1902 में बंदोबस्त का कार्य किस ब्रिटिश अधिकारी को सौंपा गया था? तो कमिश्नर फोर्ब्स के सिफारिश पर लिस्टर एवं जॉन रिडको को। ठीक है, रांची जिला में भूमि पैमाइश, क्या? रांची जिला में भूमि पैमाइश, ठीक है मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। रांची जिले में भूमि पैमाइश और 1902 में बंदोबस्त का कार्य जो है किस ब्रिटिश अधिकारी को सौंपा गया था? तो कमिश्नर फोर्ब्स के सिफारिश पर लिस्टर और जॉन रिडको को भेजा गया था। ठीक है, सौंपा गया था। तो रांची जिले में भूमि पैमाइश और 1902 में बंदोबस्त का कार्य जो है ये किस ब्रिटिश अधिकारी को सौंपा गया था? तो लिस्टर और जॉन रिडको को। ठीक है, लेकिन सिफारिश किसने की थी? तो कमिश्नर फोर्ब्स ने किया था। नेक्स्ट कहता है कि रांची जिले में भूमि पैमाइश और 1902 में बंदोबस्त का कार्य कितने समय तक चला? तो 1902 से 1910 तक। ठीक है, करीब 8 साल तक चला। रांची जिले में भूमि पैमाइश और 1902 में बंदोबस्त का कार्य जो है ये करीब 8 साल तक चला। 1902 से स्टार्ट होकर 1910 तक चला। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान किया गया था? ठीक है, मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान किया गया था? तो 1903 ईस्वी को ही मुंडारी खुटकटीदार प्रथा को मान्यता मिली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1905 ईस्वी को ही बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था। तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी, 1905 ईस्वी को बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम आई 1879 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब आई? तो 1879 ईस्वी में ही छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम आई। नेक्स्ट चलते हैं सवाल पे दोस्तों।
अगला सवाल कहता है कि किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण किया गया। तो दोस्तों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण किया गया था 1903 ईस्वी को ही, और 1903 ईस्वी को ही मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा को मान्यता मिली थी दोस्तों। तो याद रखेंगे 1903 ईस्वी से कि इसी वर्ष जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण भी किया गया था और मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा को मान्यता भी मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। कहता है कि किस वर्ष छोटा नागपुर में मौजावर सर्वे का काम प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों जिस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण किया गया था उसके एक वर्ष पहले, ठीक है, उसके एक वर्ष पहले छोटा नागपुर में मौजावर सर्वे का काम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे छोटा नागपुर में मौजावर सर्वे का काम प्रारंभ कब हुआ, तो 1902 ईस्वी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट बनाने में किस विद्रोह का प्रमुख भूमिका रहा दोस्तों। तो दोस्तों किसका प्रमुख भूमिका रहा, तो मुंडा विद्रोह का या उलगुलान विद्रोह का। ठीक है, सीएनटी एक्ट बनाने में किस विद्रोह का भूमिका प्रमुख रहा, तो मुंडा विद्रोह या उलगुलान का। नेक्स्ट कहता है कि इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सीएनटी अधिनियम द्वारा ही ठेठ बेकारी पर प्रतिबंध लगाया गया तथा लगान की दरें कम की गई। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ये पूछा भी गया है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ठेठ बेकारी पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो सीएनटी एक्ट अधिनियम के द्वारा ही। ठीक है, ठेठ बेकारी पर प्रतिबंध लगाया गया और लगान की दरें जो है ये क्या हुई, कम हुई। दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुंडाओं की भूमि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे मुंडाओं की भूमि को कहा जाता है खूटकट्टी भूमि। क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे होगा खूटकट्टी भूमि। ठीक है, तो मुंडाओं की भूमि को क्या कहते हैं, खूटकट्टी भूमि कहते हैं। और दोस्तों उरांव की भूमि को क्या कहते हैं, तो उरांव की भूमि को कहते हैं भुएरी भूमि। क्या कहते हैं, भुएरी भूमि। ठीक है, उरांव की भूमि को कहते हैं हम भुएरी भूमि, और सदानों की भूमि को क्या कहते हैं, इनकी भूमि को कहते हैं हम कोड़कर भूमि। ठीक है दोस्तों, मुंडाओं की भूमि को कहते हैं खूटकट्टी भूमि, उरांव की भूमि को कहते हैं भुएरी भूमि। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, उरांव की भूमि को कहते हैं भुएरी भूमि, सदानों की भूमि को क्या कहते हैं, कोड़कर। ठीक है, खुटखट्टी से याद रखेंगे मुंडाओं की भूमि को, और भुएरी भूमि को याद रखेंगे उरांव की भूमि को, और कोड़कर भूमि से समझेंगे हम सदानों की भूमि को। तो दोस्तों नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी बनाने में ब्रिटिश अधिकारी, भारतीय विद्वान और मिशनरियों के कुछ प्रमुख लोग। ठीक है दोस्तों, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हमारा बन के तैयार हुआ, तो इन्हें बनाने में प्रमुख लोग शामिल थे। कौन कौन से, ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे, भारतीय विद्वान भी शामिल थे, और मिशनरी के कुछ प्रमुख लोग शामिल थे। तो वो कौन कौन से लोग शामिल थे, तो वो थे डॉक्टर डेविसन, कैप्टन डैपरी, कैप्टन गे, कैप्टन इटी, डॉल्टन, क्रिस्टन, ऑलफिंड, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हर्स्ट, कमिश्नर स्लैक, सेंटलमेंट ऑफिसर लेस्टर, सिफ्टन तथा रीड, बाबू रखालदास हल्दर, फादर हॉपमैन आदि। तो ये सब सारे जो लोग हैं ये शामिल थे सीएनटी एक्ट को बनाने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है कि सीएनटी एक्ट बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का नक्शा तैयार किया गया था और इस कार्य में कुल कितनी राशि खर्च हुई थी। दोस्तों सीएनटी एक्ट को बनाने से पहले छोटा नागपुर का नक्शा तैयार किया गया था और इस कार्य में ही कुल 16 लाख रुपए खर्च हो गए थे। कितने रुपए दोस्तों, 16 लाख रुपए का खर्चा आया था इस कार्य में, मैप बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि सीएनटी एक्ट के पहले वर्ष के सर्वे को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, कहता है कि सीएनटी एक्ट के पहले वर्ष के सर्वे को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम ट्रेवर्स सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रेवर्स सर्वे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेवर्स सर्वे। और दोस्तों यहीं पे एक दूसरा सवाल भी आता है कि सीएनटी एक्ट के दूसरे वर्ष के सर्वे को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम कहते हैं कडास्ट्रल सर्वे। क्या कहते हैं दोस्तों, कडास्ट्रल सर्वे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सीएनटी एक्ट के पहले वर्ष का नाम क्या है, पहले वर्ष के सर्वे का नाम क्या है, तो ट्रेवर्स सर्वे। अगर आपसे पूछे कि सीएनटी एक्ट के दूसरे वर्ष के सर्वे को किस नाम से जाने जाते हैं, तो कडास्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है कि किस व्यक्ति ने बिरसा मुंडा को पागल बिरसा या बालू बिरसा कहा है। किस व्यक्ति ने बिरसा मुंडा को पागल बिरसा या बालू बिरसा कहा है। तो दोस्तों इसे किसने कहा था, तो फादर हॉपमैन ने कहा था। किसने कहा था, फादर हॉपमैन ने ही हमारे बिरसा मुंडा को पागल बिरसा और बालू बिरसा कहा था। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था। तो दोस्तों 11 नवंबर 1908 ईस्वी को ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है,
कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की किस धारा के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों किस धारा के अधीन? तो धारा 5 के अधीन। किस धारा के अधीन दोस्तों? तो धारा 5 के अधीन ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर किस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव है दोस्तों? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 का, ठीक है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो 1897 में आई थी, उसी अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव है किस पे? सीएनटी एक्ट पे। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट 1908 को सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो ये कहाँ पर प्रकाशित किया गया था? तो बंगाल गजट में। सबसे पहले जो है सीएनटी एक्ट को 1908 में सबसे पहले प्रकाशन किया गया था, तो बंगाल गजट में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों इसमें जो है कुल 19 अध्याय हैं, ठीक है। सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? 19। और कितनी धाराएं हैं? तो 271 धाराएं, ठीक है। सीएनटी एक्ट में कुल 271 धाराएं हैं और कुल कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं। दोस्तों सीएनटी एक्ट में कुल 19 अध्याय है और अध्याय पहले में क्या है? अध्याय पहले में है प्रारंभिकी, जिसमें से नाम तथा परिभाषा शामिल है, ठीक है। अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभिकी, जिसमें नाम और परिभाषा है। दूसरे में क्या है? दूसरे में है काश्तकार के वर्ग, ठीक है। अध्याय पहले में आपसे पूछेगी तो क्या है? तो प्रारंभिकी है, ठीक है। कहेगा सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में प्रारंभिकी है जिनमें नाम तथा परिभाषा का वर्णन है? तो अध्याय 1 में। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अध्याय 3, और अध्याय 3 में भूधारक का वर्णन है। अध्याय 3 में किसका वर्णन है? तो अध्याय 3 में भूधारक का वर्णन है। नेक्स्ट है अध्याय 4, तो अध्याय 4 में किसका वर्णन है दोस्तों? अध्याय 4 में रैयतों का वर्णन है। और अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का जिक्र किया गया है? तो अध्याय 5 में। नेक्स्ट है अध्याय 6 जो है ये संबंधित है अनाधिभोगी रैयत से। तो अनाधिभोगी रैयत का संबंध किससे है? तो अध्याय 6 से है। नेक्स्ट कहता है कि अध्याय 7 में क्या है? तो अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से संबंधित जो भी बातें हैं वो अध्याय 7 में है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्याय 8 में। अध्याय 8 में है जोतों तथा भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। अध्याय 8 में है जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण का जिक्र है अध्याय 8 में। अध्याय 9 में क्या है दोस्तों? तो अध्याय 9 में है लगान संबंधी विवरण। अध्याय 9 के को में क्या है? इसमें बंजर भूमि का बंदोबस्त, ठीक है। और अध्याय 10 में क्या है? अध्याय 10 में है भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध। अध्याय 11 में क्या है? अध्याय 11 में है रूढ़ी और संविदा। तो रूढ़ी और संविदा किस में है? तो अध्याय 11 में, ठीक है। नेक्स्ट है अध्याय 12। अध्याय 12 में है अधिकार अभिलेख और लगान। अध्याय 12 में अधिकार अभिलेख और लगान का जिक्र है। नेक्स्ट है अध्याय 13। अध्याय 13 में है भूमि संबंधी शर्तें और उनका रूपांतरण और अभिलेख। उसी तरह से अध्याय 14 में है विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख किस में है? तो अध्याय 14 में है। नेक्स्ट है अध्याय 15। तो अध्याय 15 में क्या है? ये खूटकट्टी अधिकार वाले रैयत, ठीक है। अध्याय 15 में है खूटकट्टी अधिकार वाले रैयत, ठीक है दोस्तों। अध्याय 16 में क्या है? अध्याय 16 में है न्यायिक प्रक्रिया। और अध्याय 17 में क्या है? अध्याय 17 में है परिसीमा। नेक्स्ट है अध्याय 18, और अध्याय 18 में है मुंडारी खुटकट्टी के विषय में उपबंध। और हमारा जो लास्ट है अध्याय 19 में है अनुपूरक उपबंध। तो दोस्तों हमसे पूछा जाएगा कि सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में अनुपूरक उपबंध का जिक्र किया गया है? तो अध्याय 19 में। चलिए दोस्तों आते हैं हम प्रश्नों में। प्रश्नों में हम आए तो कौन सा धारा यह बताता है कि सीएनटी एक्ट का प्रसार उत्तरी छोटानागपुर तथा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलों में होगा? तो दोस्तों ये कौन बताता है? ये हमारा बताता है धारा नंबर 1। तो दोस्तों धारा नंबर 1 ही बताता है कि सीएनटी एक्ट का जो प्रसार है ये कहाँ कहाँ होगा? ये जो है हमारा उत्तरी छोटानागपुर तथा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट संबंधी परिभाषा जो है ये किस अध्याय तथा किस धारा में वर्णन है? सीएनटी एक्ट से संबंधित जो भी परिभाषा है ये किस अध्याय में और किस धारा में वर्णन है? तो दोस्तों ये अध्याय 1 के धारा 3 में वर्णन है, ठीक
ठीक है। सीएनटी एक्ट संबंधी परिभाषा जो है ये अध्याय 1 के धारा 3 में वर्णन है। अगला सवाल कहता है कि काश्तकारों के वर्ग का वर्णन किस अध्याय तथा किस धारा में है। तो दोस्तों अध्याय 2 के धारा 4 में, ठीक है। काश्तकारों के वर्गों का वर्णन जो है, काश्तकारों के वर्ग का वर्णन जो है यह अध्याय 2 के धारा 4 में वर्णित है। दोस्तों रैयत जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो है सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है, तो ये धारा 4 में वर्णित है। तो दोस्तों रैयत 3 प्रकार के होते हैं जिसका वर्णन किस में है, तो अध्याय 2 के धारा 4 में वर्णन है, ठीक है। तो रैयत जो 3 प्रकार के होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है अधिभोगी रैयत, दूसरा होता है अनाधिभोगी रैयत और तीसरा होता है खुरकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सीएनटी के किस धारा में भूधारक का अर्थ दिया गया है। तो दोस्तों धारा 5 में जो है भूधारक का अर्थ दिया गया है, ठीक है। दोस्तों अब भूधारक का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भूधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपने या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं उसका लगान वो क्या करता हो, चुकाता हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि भूधारक ऐसे व्यक्ति जो अपने या किसी और के जमीन पर खेती का कार्य करते हो और लगान चुकाता हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भूधारक। और दोस्तों ये इसका जो वर्णन है किस में दिया गया है, तो धारा 5 में दिया गया है, ठीक है, धारा नंबर 5 में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि वैसे व्यक्ति जो खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, इसमें मुंडारी खुटखटीदार नहीं आते, रैयत कहलाते हैं, सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है। तो ये जो है धारा 6 में वर्णित है, ठीक है। वैसे व्यक्ति जो खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, ठीक है, तो वो रैयत कहलाते हैं। तो सीएनटी एक्ट के किस धारा में इसका वर्णन है, तो धारा 6 में वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में खुटखटीदार रैयत के बारे में बताया गया है। तो धारा 7 में ही, अध्याय 2 के धारा 7 में ही जिक्र किया गया है सीएनटी एक्ट में खुटखटीदार रैयत के बारे में, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि वह मुंडारी जिसने जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, मुंडारी खुटखटीदार कहा जाता है। सीएनटी एक्ट के किस धारा में इसका उल्लेख है। तो दोस्तों अध्याय 2 के धारा 8 में इसका उल्लेख है, ठीक है। वह मुंडारी जिसने जंगल भूमि के भाव को जोत में लाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, मुंडारी खुटखटीदार कहा जाता है। सीएनटी एक्ट के किस धारा में इसका उल्लेख है, तो धारा 8 में उल्लेख है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो धारा जो है 9 से 15 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भूधारक से संबंधित है, ठीक है। आप जो है 9 से 15 की ओर जाएंगे तो इसमें जो टोटली बताया गया है भूधारक से संबंधित, ठीक है। तो ये कौन सा अध्याय है दोस्तों, ये अध्याय है 3, ठीक है। ये जो 9 से 15 है धारा, जिसमें टोटली जो है डिपेंडेंट है, जो बताया गया है भूधारक के बारे में संबंधित। तो ये किस अध्याय में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये दोस्तों सीएनटी एक्ट के अध्याय 3 में है, ठीक है। और 9 से 15 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भूधारक से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और भूधारक का जो परिभाषा अगर आपसे पूछे दोस्तों, भूधारक का जो अर्थ किस में दिया गया है, तो ये अध्याय 2 में दिया गया है, ठीक है। अध्याय 2 के धारा 5 में वर्णित किया गया है। तो भूधारक होता क्या है, तो भूधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं उसका लगान चुकाता हो, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी विवरण है ये आपका धारा 9 से 15 में है, जो अध्याय 3 में आते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि यदि भूधारक के लगान में स्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तन अगर नहीं किया गया हो तो उसके लगान में वृद्धि नहीं होगा। ये जो है किस धारा में वर्णित है, ठीक है। कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णित है कि यदि भूधारक के लगान में जो है स्थायी बंदोबस्त, देख लीजिए, स्थायी बंदोबस्त के समय कोई परिवर्तन ना किया गया हो तो उसके लगान में वृद्धि नहीं होगा। तो ये किस धारा में वर्णित है दोस्तों, तो ये धारा नंबर 9 में वर्णित है। किस धारा में दोस्तों, धारा नंबर 9 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णित है कि यदि भूधारक के लगान में स्थायी बंदोबस्त के समय अगर कोई परिवर्तन ना किया गया हो तो उसके लगान में वृद्धि नहीं होगा, तो ये किस धारा में वर्णित है, तो धारा नंबर 9 में, ठीक है। किस अध्याय में है, तो अध्याय नंबर 3 में, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 1 मिनट में से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि रैयत या अपने परिवार के घरेलू या कृषि परियोजना के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है, ठीक है। कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि रैयत या अपने परिवार के घरेलू या कृषि परियोजना के लिए अपनी जोत पर कच्चा, ठीक है, अपनी जोत पर
कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। तो किस धारा में वर्णन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, धारा 18 में। ठीक है, सीएनटी एक्ट के धारा 18 में ये साफ साफ कहा गया कि रैयत या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर वो कच्चा चाहे पक्का मकान बना सकता है। तो कच्चा या पक्का मकान से याद रखेंगे दोस्तों 18, धारा नंबर 18। ठीक है, तो ये किस धारा के अंतर्गत, किस अध्याय के अंतर्गत आता है? ये धारा जो 18 है ये अध्याय आता है 4 के अंतर्गत। किसके अध्याय के दोस्तों? अध्याय नंबर 4 के अंतर्गत। ठीक है, कहता है कि नोट, सीएनटी में भूयरों तथा मुंडारी खुटकटीदार बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान भी धारा 18 में ही है। ठीक है, सीएनटी एक्ट में भूयरों तथा मुंडारी खुटकटीदार बंदोबस्त रैयत होने का जो प्रावधान है ये किस में है? तो धारा 18 में ही है। आइए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है दोस्तों? ठीक है, सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के बगैर उसके अलावा किसी अन्य कृषक के द्वारा अगर तैयार करते हैं आप, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कोरकर। क्या कहते हैं? कोरकर। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में यह बताया गया है कि अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। तो किस धारा में इसका जिक्र किया गया है? तो धारा नंबर 37 में। ठीक है, सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह बताया गया है कि अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त हो। तो धारा 37 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में अनादिभोगी रैयत की बेदखली के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर बेदखली का जिक्र करें कि अनादिभोगी रैयत का बेदखली कहाँ किस में बताया गया है, तो सीएनटी एक्ट के धारा नंबर 41 में बताया गया। किस में? धारा नंबर 41 में। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? तो दोस्तों रैयत को पट्टे का हकदार होना जो है ये सीएनटी एक्ट के धारा नंबर 44 में जिक्र दिया हुआ है। किसके धारा में दोस्तों? धारा नंबर 44 में इसका जिक्र किया गया है, वर्णित है। ठीक है, ये अध्याय नंबर धारा नंबर 44 में आता है। तो ये किस अध्याय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये अध्याय 8 के अंतर्गत आता है, जिसमें जोतों और भूदृतियों के पट्टे और अंतरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रैयत को पट्टे का हकदार होना जो है सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? तो धारा नंबर 44 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, धारा नंबर 44 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? तो धारा नंबर 44 में। तो दोस्तों ये जो पहला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में अनाधिभोगी रैयत की बेदखली के बारे में बताया गया है, तो ये किस अध्याय में? धारा नंबर 41 में तो है, लेकिन ये किस अध्याय में आता है दोस्तों? तो ये जो है अनाधिभोगी रैयत वाले अध्याय में आता है, जो अध्याय 6 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कहता है कि वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम पुनर्ग्राही भूधृति कहते हैं। ठीक है, वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस अगर नहीं होते हैं तो रैयत के निधन के बाद जो है पुनः वो लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है, भूस्वामी के पास वापस चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम पुनर्ग्राही कहते हैं, पुनर्ग्राही भूधृति कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि सीएनटी एक्ट 1869 के अंतर्गत पद भूयरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसको दोस्तों? तो मुंडा को। ठीक है, सीएनटी एक्ट 1869 के अंतर्गत, ठीक है, पद भूयरी रैयती की परिभाषा जो है ये सम्मिलित किया गया है किसे? तो मुंडा को। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयतों के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? ठीक है, सीएनटी एक्ट के किस धारा में रैयत के जोत के लगान की कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो धारा 33 के को में। ठीक है, धारा 33 के को में ही, सीएनटी एक्ट के धारा 33 के को में ही रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 37 के तहत किसी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? तो दोस्तों 20 वर्ष। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीएनटी एक्ट की धारा 37 में, किस में है? धारा 37। तो दोस्तों अध्याय 5 है ना, अध्याय 5 में क्या है? खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है, और उसमें बस एक ही धारा है, वो धारा है 37। ठीक है, जिसमें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो, लेकिन यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व की भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान जो है नहीं बढ़ाया जाएगा। और फिर यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु
कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव में समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सीएनटी एक्ट की धारा 37 के तहत खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, तो 20 वर्ष है। ठीक है, धारा 37 से याद रखेंगे 20 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 113 में वस्तु रूपी लगान संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है उपायुक्त या राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णन है? राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी, सीएनटी एक्ट की किस धारा में इसका वर्णन है दोस्तों? तो धारा नंबर 80 में इसका जिक्र है। धारा 80 हमें यह बताता है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। सीएनटी एक्ट के धारा 80 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 6.25% वार्षिक। तो दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब प्रैक्टिस सेट के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार रिपीटेड है। आप जिस भी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट लेते हो तो नहीं जो ये प्रश्न आपको देखने मिलेगा। सीएनटी एक्ट में धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने % साधारण ब्याज का प्रावधान किया गया है? तो 6.25% याद रखेंगे। और इसके बारे में किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? तो धारा नंबर 58 में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि किसी गांव में कृषक या भूमिहीन श्रमिकों को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार है? दोस्तों भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार जो ये देता है धारा नंबर 64, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिकों को उपायुक्त की आज्ञा से, किसके आज्ञा से? उपायुक्त की आज्ञा से। किसके आज्ञा से दोस्तों? उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार प्राप्त है धारा नंबर 64 में। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 71 में कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? तो 1 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष? 1 वर्ष। तो सीएनटी एक्ट की धारा 71 में कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? तो 1 वर्ष। ठीक है, 71 से याद रखेंगे हम 1 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि भूयरी भूधृति के अंतर पर प्रतिबंध सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है? तो धारा 49 में। भूयरी भूधृति के अंतर पर प्रतिबंध जो है सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? तो धारा नंबर 49 में इसका जिक्र किया गया है। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल निवासी के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई है पर अधिकार हो, क्या कहलाती है? तो खुटकट्टी अधिकार रैयत कहलाती है। ठीक है, सीएनटी एक्ट में वह रैयत जिसे उस भूमि पर उसके पूर्वज के द्वारा ग्राम के मूल निवासी के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाया गया है और उस पर अधिकार हो तो क्या कहलाता है? उसे खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहलाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में यह वर्णन है कि अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उपायुक्त के अनुमति से अंतरित किया जा सकेगा? तो इसके बारे में किसमें कहा गया है? तो धारा 46 में कहा गया है। सीएनटी एक्ट के किस धारा में? तो धारा 46 यह बताती है कि अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उपायुक्त की अनुमति से अंतरित किया जा सकता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत थी जिसे धान की खेती के लिए चैरस किया गया हो, क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरकर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अनादिभोगी रैयत क्या है? तो एक रैयत का प्रकार है। अनादिभोगी रैयत जो है ये रैयत का एक प्रकार है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सरायकेला खारसावा अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद वाले गड्ढों के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों ये किस धारा में वर्णन है? तो ये धारा 24 में वर्णित है। ठीक है, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सरायकेला खारसावा अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद वाले गड्ढों के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? तो धारा
24 में इसका जिक्र है। किस में जिक्र है दोस्तों? तो धारा 24 में बताया गया कि सीएनटी एक्ट की धारा 24 के तहत सरायकेला खारसावा अनुमंडल, ठीक है, याद रखेंगे सरायकेला खारसावा अनुमंडल से दोस्तों धारा नंबर 24 याद रखेंगे, ठीक है। तो सरायकेला खरसावा अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों की उद्यान, खलिहान और खाद वाले गड्ढों के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो किसमें वर्णित है? तो धारा नंबर 24 में। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के धारा 46 के अंतर्गत रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है। सीएनटी एक्ट के धारा 46 के अंतर्गत अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के धारा 46 के अंतर्गत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अधिकतम कितने अवधि के लिए भूगत बंध बंधक कर सकता है? भूगत बंध बंधक कर सकता है दोस्तों ये 7 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन किसी भाग का, अपनी जोत या किसी भाग का अंतरण कितने वर्ष के लिए कर सकता है? तो दोस्तों वो 5 वर्ष के लिए कर सकता है अंतरण, ठीक है। अपनी जोत या उसे किसी भी भाग का अंतरण कर सकता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों सीएनटी एक्ट के धारा 46 के अंतर्गत ही कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए भुगत बंध बंधक कर सकता है, ठीक है। 7 वर्षों के लिए भुगत बंध बंधक और अंतरण 5 वर्षों के लिए। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के धारा 46 के अंतर्गत जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, वैसे रैयत अपनी जोत या उसके किसी विभाग को अधिकतम कितने अवधि के लिए बंधकदार को भुगत बंध बंधक कर सकता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 15 वर्ष। कितना दोस्तों? 15 वर्ष, ठीक है। सीएनटी एक्ट के धारा 46 के अंतर्गत जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, तो वैसे रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को अधिकतम कितने अवधि के लिए बंधकदार को भुगत बंध कर सकता है? तो 15 वर्ष के लिए। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत या उसके किसी भी भाग में अधिकार के लिए विक्रय के लिए आदेश पारित नहीं किया जा सकता? तो धारा 47 में इसका वर्णन है। सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? तो धारा 47 कहती है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत या उसके किसी भी भाग में अधिकार के लिए विक्रय के लिए आदेश पारित नहीं कर सकता है। तो कौन सा धारा कहता है? धारा 47। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में बंजर भूमि के पट्टे से संबंधित जानकारी है? तो दोस्तों सीएनटी एक्ट के धारा 36 के को में बंजर भूमि के पट्टे से संबंधित जानकारी है।